हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का एक बार फिर से नव बिहार पाठशाला में स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि 67th बीपीएससी का डेट अनाउंस हो गया है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। इसके रिगार्डिंग जैसा कि मैंने पीटी का जो सिलेबस डिस्कस किया था बीपीएससी के लिए, उसमें इकोनॉमिक्स का सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमेशा ऐसे बातें कही जाती है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मैच नहीं करता, कहाँ से पढ़े। तो इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि हम लोग भारत के इकोनॉमिक सर्वे, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पर ध्यान देते हैं, लेकिन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पे एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें बिहार का इकोनॉमिक सर्वे के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। ये बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, सीडीपीओ के लिए या जो भी एग्जामिनेशन है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए बात करते हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पे। क्योंकि जब हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो जो बजट, जो पैसे मैंने विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार जो एलोकेट करती है, उस पर क्या उपलब्धियां रही, क्या प्रगति रही, उस पर हम बात करते हैं। तो ये हमेशा एक साल पहले का होता है। और जो बजट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आने वाले वर्ष में जो हम योजनाएं चलाएंगे, जो हमने प्लानिंग किया है, उसके लिए जितने पैसे जो बजट एलोकेट किए गए हैं उस पर बात करते हैं। इसलिए बजट जो होता है वो 2022-23 होगा और आर्थिक सर्वेक्षण जो होगा वो होगा 2021-22 होगा। सबसे पहले जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। तो ये एक दस्तावेज है, वार्षिक दस्तावेज है, जो वित्तीय वर्ष में जो भी हमने जैसा बताया कि जो बजट एलोकेट किया गया, उसकी जो उपलब्धियां हुआ, इस पर तैयार किया जाता है। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो इस रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज है जो अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है, आने वाले भविष्य में जो कैसे प्लान करना है उसका पूर्वानुमान लगाता है तथा उसी के अनुरूप हमें सुझाव देता है। इसे किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसे किसके, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। फैक्ट्स में यह भी क्वेश्चन आता है कि इसे कब पेश किया, तो इसे पेश किया गया था 25 फरवरी 2022 में। यह बजट सत्र का प्रथम दिन था और किसके द्वारा पेश किया गया है? तो माननीय जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं श्री किशोर प्रसाद जी, उनके द्वारा पेश किया गया था। वो वित्त मंत्री भी हैं, तो इसलिए वित्त मंत्री ही बजट को पेश करते हैं, इसलिए उनके द्वारा पेश किया गया था। पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था 2006-07 में। और यह जो क्रम है, इस बार का क्रम है टोटल, यह 16वीं बार पेश किया गया है और इसे 13 अध्याय में बांटा गया है। तो हम एक एक अध्याय करके चर्चा करते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को। तो सबसे पहला जो अध्याय है उसमें आप बात करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के अवलोकन का। तो बिहार की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करते हैं तो इसमें हम लोग 4 चीजों पर देखते हैं। अगर जीएसडीपी, एनएसडीपी और इसके बाद प्रति व्यक्ति आय, जो कि प्रति पर कैपिटा जीएसडीपी हो जाएगा और पर कैपिटा एनएसडीपी हो जाएगा। तो जीएसडीपी क्या होता है टर्म, इसको समझते हैं। तो इसके समझने के लिए सबसे पहले आपको जीडीपी क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर डाला है जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, मुद्रास्फीति, आधार वर्ष, मौजूदा कीमत पर, इन सारी चीजों को मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको यह समझने में बहुत आसानी होगी। तो बात करते हैं जीएसडीपी। जीएसडीपी होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इसके लिए आपको जीडीपी समझने की जरूरत है कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसमें उसका जीडीपी को इस रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वित्तीय वर्ष में राजनीतिक सीमा के अंदर पैदा होने वाली सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य। और इसे जब राज्य के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो फिर जीएसडीपी कह देते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी आप जीएसडीपी को परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें हमें जानने की जरूरत है कि जीएसडीपी, कुल जीएसडीपी कितना रहा। कई बार यह प्रश्न डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि कुल जीएसडीपी बिहार का कितना रहा। तो इसे हम 2 रूप में देखते हैं। वो 2 रूप क्या है? मौजूदा कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मौजूदा कीमतों पे जो वर्तमान में जो वस्तु सेवा का जो मूल्य है, उस मूल्य पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं मौजूदा कीमतों पे। और स्थिर कीमतों का तात्पर्य है आधार वर्ष से। हम एक वित्त विभाग एक आधार वर्ष सेलेक्ट की हुई है, उस आधार वर्ष पे उस वस्तु और सेवा की जो कीमत होती है उस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि स्थिर कीमतों पर
जीएसडीपी कितना है। यही देश के लिए भी होता है कि मौजूदा कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी। तो बिहार के लिए बात करते हैं। अगर मौजूदा कीमतों पर देखा जाए तो जीडीपी रहा है बिहार का 618.63 हजार करोड़, और स्थिर कीमतों पे बात करें तो ये रहा है 419.68 हजार करोड़। अब बात करते हैं एनएसडीपी पे। तो एनएसडीपी हुआ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे कहेंगे निवल राज्य घरेलू उत्पाद। एनएसडीपी को समझने से पहले आपको एनडीपी को समझना पड़ेगा, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो भारत देश के संदर्भ में है। इसमें क्या होता है कि जो जीडीपी है, जीडीपी से जब हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं, जैसे अगर हम जीडीपी हुआ और इससे अगर हम मूल्यह्रास घटा दें, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिप्रिसिएशन भी कहते हैं, तो यह जो निकल के आएगा वो एनडीपी होगा। मूल्यह्रास कहने का मतलब है कि मूल्यह्रास का तात्पर्य ये हुआ कि जो टूट फूट, जैसे कि मैं एग्जांपल में ये दूंगा कि अगर मान लीजिए छोटे स्तर पे देखा जाए कि आपने 10 खिलौनों का उत्पादन किया लेकिन उसमें 2 टूट गया, तो जो ग्रॉस जीडीपी में वो 10 शामिल होगा, लेकिन जब हम एनडीपी की बात करेंगे तो उस 10 में से 2 हम घटा देंगे जो टूट गया है। इसे ही हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं, इसे इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अगर हम एनडीपी निकालना चाहेंगे तो जीडीपी में हम डिप्रिसिएशन हटा देंगे, हिंदी में इसे हम लोग मूल्यह्रास कहेंगे। और इसे जब हम स्टेट के संदर्भ में बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एनएसडीपी, निवल राज्य घरेलू उत्पाद। और इसे भी हम लोग 2 चीजों पर देखते हैं, मौजूदा कीमतों पे और स्थिर कीमतों पे। अगेन स्थिर कीमत जो आधार वर्ष के आधार पे होगा, तो मौजूदा कीमतों पे एनएसडीपी जो है वो 566.47 हजार करोड़ है, और स्थिर कीमतों पर जो है वो 379.55 थाउजेंड करोड़ है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं, हम देखते 2 और चीजों, मैंने बोला था कि 4 चीजें मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो एक है आपका प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और दूसरा है प्रति व्यक्ति एनएसडीपी। फिर जीएसडीपी को अगर हम नेशनल संदर्भ में देखें तो जो पर कैपिटा जीडीपी होता है उसे ही स्टेट के संदर्भ में हम लोग प्रति व्यक्ति जीएसडीपी करते हैं। तो इसमें पता है कि टोटल जो हमारा जीडीपी होता है उसमें अगर हम देश की जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा जीडीपी निकलता है। स्टेट के संदर्भ में भी जो टोटल जीएसडीपी हुआ उसे आप देश की जनसंख्या से, राज्य की जनसंख्या से जब डिवाइड करेंगे तो आपका प्रति व्यक्ति जीएसडीपी निकलेगा। इसे भी हम लोग 2 चीजों पर देखते हैं, मौजूदा कीमतों पे और स्थिर कीमतों पे। तो मौजूदा कीमतों पे देखा जाए तो ये है 50,555 रुपया, इससे पहले 49,272 रुपया था, इतने की वृद्धि हुई है। तो वर्तमान में मौजूदा कीमतों पर अगर पूछा जाए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी तो आंसर हो जाएगा 50,555 रुपया। अब बात है अगर स्थिर कीमतों पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा 34,314 रुपया। उसी तरह प्रति व्यक्ति एनएसडीपी भी देखते हैं, तो प्रति व्यक्ति एनएसडीपी क्या हो जाएगा देश के संदर्भ में, प्रति व्यक्ति एनडीपी, उसी को हम लोग जब स्टेट के संदर्भ में देखेंगे, राज्य के संदर्भ में देखेंगे तो वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति एनएसडीपी। तो ये वर्तमान कीमतों पर हो जाएगा 46,292 रुपया, और स्थिर कीमतों पर कितना है 31,017 रुपया। अब बात करते हैं हम लोग कि जीएसडीपी कितना % बढ़ा है। कई बार पूछा जाता है कि इस बार जो वित्तीय वर्ष रहा 2020-21 में उसमें कितना जीएसडीपी बढ़ गया, क्योंकि हम लोग 3 साल का लेकर चलते हैं। एक बात ये भी समझने की जरूरत है, एक जो आने वाले ईयर होते हैं उसमें हम लोग बजट मनी एलोकेट करते हैं, दूसरा जो वर्ष बीत गया है उसमें उपलब्धियां और प्रगति क्या है उसका देखते हैं, और उससे एक जो पहले वाला वर्ष होता है उसमें जो हम लोग एनालिसिस करते हैं कितना % बढ़ा उससे कंपैरिजन करते हैं। तो हमेशा 3 ईयर्स को लेकर चलते हैं, 3 साल का हम लोग इसमें देखते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा 2020-21, 21-22 और फिर 22-23। तो 22-23 के लिए बेसिकली बजट पे हम लोग फोकस करते हैं। तो अगर देखा जाए वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का जीएसडीपी कितना % बढ़ा है तो वो हो जाएगा 2.5%। इसके बाद देखते हैं कि
3 सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जिसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों में कितने % की वृद्धि हुई है उसमें बात करते हैं, और ये कब से कब तक का लिया गया है ये भी यहाँ मेंशन है। ये 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में जो वृद्धि दर है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है और वृद्धि दर कितना है वो देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन और जो भी बहुत इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। और अगर उस अर्थव्यवस्था में बिहार के संदर्भ में करें, बिहार की अर्थव्यवस्था में अगर इसका योगदान है तो 19.2% है, और वृद्धि दर है कब से कब तक की अवधि में वृद्धि दर 2016-17 से 2020-21 की वृद्धि दर तो 2.3% है। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें जिसमें उद्योग धंधे, उद्यम क्षेत्र और जो इन सब चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, तो उसमें उसका योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था में कितना है 19.5%। और अगर इसका वृद्धि दर कहा जाए वह जो अवधि है उसके आधार पे तो ये 4.8% है। उसी प्रकार तृतीय क्षेत्र जो मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, पर्यटन वगैरह शामिल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका योगदान 61.2% है अर्थव्यवस्था में, और वृद्धि दर की बात करें तो 8.5% है। यानी कि अगर तीनों सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुआ है हमारा तृतीय क्षेत्र में, टर्शियरी सेक्टर में, और सबसे कम हुआ है प्राथमिक क्षेत्र में। एक और चीज गौर करने की बात है कि इससे पहले हमेशा ही सेवा क्षेत्र का तो योगदान सबसे ज्यादा रहता ही था, लेकिन इसके बाद कृषि क्षेत्र का रहता था, प्राथमिक क्षेत्र का रहता था। इस बार प्राथमिक क्षेत्र सबसे नीचे चला गया है और दूसरे नंबर पर कौन आ गया है, द्वितीय क्षेत्र। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा, इन सबसे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं पीटी में। और आप जब मेंस में भी इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन 2 पोर्शन है उसमें आप इन सब चीजों को एज ए कोट कर सकते हैं, इससे आपके आंसर का वैल्यू बढ़ेगा, मार्क्स भी बढ़ेंगे। 2019-20 में बात करें अगर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला कौन सा रहा बिहार में, तो पटना रहा है। कितना रहा है, 1.31 लाख रुपीस प्रति व्यक्ति रहा है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला पटना रहा। और अगर सबसे कम की बात करें तो ये रहा है शिवहर, मात्र 19.6 हजार रुपया प्रति व्यक्ति। आइए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं मुद्रास्फीति दर पे। तो मुद्रास्फीति दर इंग्लिश में इसे इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड लिया गया है वो सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच में, और यह ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो 2.8% रहा, और शहरी क्षेत्र के लिए बात करें तो 4.9% रहा। अब बात करते हैं, कुछ सूची है कि कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में कि किस जिला में, बिहार के किस जिला में पेट्रोल का सबसे ज़्यादा खपत होता है, किस जिला में डीजल का होता है, सबसे कम कहाँ होता है, फिर एलपीजी खपत प्रति व्यक्ति आय पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसे एक जगह ला कर रखा गया है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखें तो मैक्सिमम की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पटना में है, हम लोग देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। उसके बाद सेकेंड नंबर पे बेगूसराय है, थर्ड नंबर पे मुंगेर है, फोर्थ पे भागलपुर है, और फिफ्थ पे रोहतास है। कई बार 2 से ज़्यादा जिला का भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मिनिमम की बात करें कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, तो हम लोगों ने पिछले साइड में देखा है शिवहर है, लेकिन सेकेंड नंबर की बात करें तो अररिया हो जाता है। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। अब बात करते हैं एलपीजी खपत का। तो एलपीजी खपत जो है मैक्सिमम जो है आपका पटना में है, सेकेंड नंबर पे बेगूसराय है। मिनिमम की बात करें तो सबसे कम खपत अररिया में है, और फिर किशनगंज में है। पेट्रोल की बात करें तो मैक्सिमम फिर पटना में है, और दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर आता है। और अगर मिनिमम खपत की बात करें तो फर्स्ट नंबर सबसे कम जो होता है बांका में, और फिर शिवहर में। डीजल की बात करें तो सबसे ज़्यादा डीजल का खपत है यहाँ पे पटना नहीं है, शेखपुरा है। शेखपुरा में सबसे ज़्यादा डीजल का खपत है, और नेक्स्ट नंबर पे पटना है सेकंड में। मिनिमम की बात करें सबसे कम में तो किशनगंज में सबसे कम खपत है, और उसके बाद शिवहर में। अब हम लोग बात करते हैं अध्याय सेकंड पे, जो कि है राजकीय वित्त व्यवस्था। आइए इस पे देखते हैं। तो राजकीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं कि कुल व्यय, जो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमेशा पूछे कि इस बार बिहार का कुल व्यय कितना रहा। तो 2020-21 में जो कुल व्यय रहा है वो टोटल रहा है 1,65,696 करोड़। पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय में 13.4% की बढ़ोतरी हुई है।
और ये भी कई बार पूछ लेता है कि ये जीएसडीपी का कितना परसेंट है। अगर भारत की कुल व्यय होगा तो उसे पूछा जाएगा कि जीडीपी का कितना परसेंट है, लेकिन चूंकि ये स्टेट का है इसलिए यहाँ पर जीडीपी की तुलना में कहाँ लिखा गया है, जीएसडीपी। आप लोग जीएसडीपी को जीडीपी की तरह ही कंसिडर करें, क्योंकि जब हम इंडिया की बात करेंगे तो जीडीपी होगा और बिहार की बात करेंगे तो जीएसडीपी होगा। तो जीएसडीपी का 26.8% है कुल व्यय। और आपको ही पता होगा कि कुल व्यय में हम दो टाइप के व्यय को शामिल करते हैं, एक पूंजीगत व्यय और एक राजस्व व्यय। तो पूंजीगत व्यय की बात करें तो ये है आपका 26,203 करोड़, जो कि पिछले गत वर्ष की तुलना में कितना परसेंट बढ़ा है, तो 30.5% बढ़ा है। और अगर बात करें राजस्व व्यय की तो ये है 1,39,493 करोड़, यह गत वर्ष की तुलना में 10.7% बढ़ा है। व्यय के बाद हम लोग इस बात पर बात करते हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा व्यय किस क्षेत्र में किया गया है। तो सबसे ज्यादा जो व्यय है वो सामाजिक सेवा पर किया गया है, कितना, 63,808 करोड़। यह गत वर्ष की तुलना में इसमें 10.4% की बढ़ोतरी हुई है। अब प्राप्तियां की बात करते हैं तो जिस तरह से हम लोग व्यय दो प्रकार के से करते हैं, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, तो प्राप्तियां भी हमारे पास पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां होता है। तो टोटल प्राप्ति की बात करें तो 1,64,903 करोड़ है, और पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो ये 36,735 करोड़ है, और राजस्व प्राप्तियां 1,28,168 करोड़। अब बात करते हैं कि बकाया कितना है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, बकाया की बात करते हैं कि जीडीपी का इतना परसेंट बकाया हो गया है, ये चल रहा है, इस पर कई तरह के विवाद भी होते हैं, तो इससे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी जो वर्ष 2020-21 में रही है वो रही है 2,27,196 करोड़ रुपया, जो कि बिहार के जीएसडीपी का 36.7% है। और यह एक जगह टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा के बारे में बताया हुआ है। यह गत वर्ष में कितना था और इस वर्ष में कितना रहा, यह दोनों डाटा यहाँ दिया हुआ है। आप सभी को राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा अगर समझने में कुछ समस्या हो रही है तो पहले जो वीडियो मैंने डाला है जिसमें इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया उसे देख सकते हैं। यह 2019-20 में 1784 करोड़ रहा राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा 14,725 करोड़ रहा, प्राथमिक घाटा 3,733 करोड़ रहा। राजस्व घाटा 2020-21 में 1784 करोड़ से बढ़ के 11,325 करोड़ हो गया। उसी तरह राजकोषीय घाटा जो है यह भी 14,725 करोड़ से बढ़ के 29,827 करोड़ हो गया, और प्राथमिक घाटा भी 3,733 करोड़ से बढ़ के 17,343 करोड़ हो गया, यानी कि घाटे में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। बात करते हैं अब अध्याय 3 पे, जो कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से है। इस क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं उसमें यही है कि इस क्षेत्र का योगदान जो रहा है वो 18.7% रहा है। खाद्यान्न उत्पादन में 163.80 लाख टन का पर्याप्त रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 2019-20 में जहां ये 104.83 लाख टन था, वही 2020-21 में ये बढ़ के 115.01 लाख टन हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों में अगर और भी कई क्षेत्र हैं जैसे सहवर्ती क्षेत्र, पशुधन क्षेत्र, मत्स्य पालन क्षेत्र, तो उसमें 2016-17 से लेके 2020-21 के दौरान कितना वृद्धि रहा है उस चीज को एक जगह दिया गया है। तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में वृद्धि दर 2.1% रहा। पशुधन क्षेत्र में अगर वृद्धि देखा जाए तो 10% रहा। मत्स्य पालन क्षेत्र में वृद्धि दर 7% रहा। जैविक कृषि की भी बात चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में बिहार सरकार जैविक कृषि पर फोकस कर रही है और इसके लिए कई जिलों को मिलाकर एक जैविक कृषि पट्टी बनाई जा रही है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने जिलों को उसमें शामिल किया गया है, तो उसमें शामिल किया गया है 13 जिलों को। अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना की, तो इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो 15 जिलों को। इसके बाद कृषि कर्मण पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीत चुका है, और जो लास्ट टाइम जिसको मिला है बिहार को वो 2017-18 में मिला है गेहूं के लिए। सबसे पहली बार कब मिला है, 2011-12 में मिला है चावल के लिए, 2012-13 में मिला है गेहूं के लिए, 2015-16 में मिला है मक्का के लिए,
फिर 16-17 में भी मक्का के लिए मिला है और लास्ट में 2017-18 में गेहूं के लिए मिला है। अब देखते हैं बिहार के कुल भू क्षेत्र में कुछ कुछ चीजों का कितना प्रतिशत है, क्योंकि इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले कि शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना प्रतिशत है बिहार में। तो अगर शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करें तो 54.2% है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, उपलब्ध नहीं अनुपलब्ध भूमि कितना है, तो ये आपको है 23.1%। पड़ती भूमि का प्रतिशत अगर पूछेगा तो 12.7% है और वन भूमि की बात करेगा तो 6.6% है। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि वन भूमि से अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान दे दें कि आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग पूछ लिया कि आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग वन भूमि कितना है, तो 6.6%। लेकिन अगर वन रिपोर्ट जो रिसेंटली आया है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाए तो वो 6.6% नहीं है, 7% के लगभग में, उससे कुछ ज्यादा है। तो आप इन चीजों को ध्यान दें कि प्रश्न में किसके अकॉर्डिंग वन भूमि के बारे में पूछा गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में 6.6% है, मैंने साइड में लिख दिया है कि वन रिपोर्ट में विन है। इसके बाद फसल गहनता या सघनता की बात करें तो सबसे ज्यादा फसल सघनता है शिवहर में, और अगर सबसे कम कहा जाए तो गया जिला में है। अब बात करते हैं कि फल और फूल के उत्पादन से लेकर बात करते हैं तो 20-21। अब बात करते हैं कि फल और फूल के उत्पादन से लेकर बात करते हैं तो 20-21 में अगर कुल फल की बात कहा जाए तो 3 जो ऐसे फल जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है वो है आपका केला, आम और अमरूद। तो केला की बात करें तो 19.8 लाख टन का उत्पादन हुआ है, आम की बात करें तो 15.5 लाख टन और अमरूद की बात करें तो 4.3 लाख टन का उत्पादन हुआ है। अगर कुल फल उत्पादन की बात करें हम लोग तो 50.2 लाख टन है। कुल फूल उत्पादन की बात करें तो 11.14 हजार टन है और कुल सब्जी उत्पादन की बात करें तो 179.0 लाख टन है। अब बात करते हैं अध्याय 4 की, जिसमें उद्यम क्षेत्र पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए उद्यम क्षेत्र जैसे शब्द से ही लग रहा है मुख्य रूप से उद्योग पे जो फोकस है ये अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आता है। और अगर 2015-16 से 19-20 के बीच सकल राजकीय मूल्यवर्धन में अगर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान देखा जाए तो वर्ष 2019-20 में ये कितना परसेंट रहा है, 20.1%। तो यह घटा है क्योंकि पहले 20.3% से ये 20.1% हो गया है। भारत का भी घटा है, भारत का भी 31.6% से 29.6% हो गया है। अगर हम लोग बात करें पर्यटन, पर्यटन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर कहा है कि कितने पर्यटक बिहार में आए हैं तो 2 टाइप के पर्यटक में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, देशी और विदेशी। तो 2020 में अगर बात करें तो देशी पर्यटकों की संख्या कुल कितनी रही है, 56.4 लाख और विदेशी पर्यटकों की बात करें तो 3 लाख। अगर कुल पर्यटक पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका 59.5 लाख। 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग की अगर बात करें तो वो बिहार में कौन कौन सी है, इथेनॉल है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग है। इथेनॉल के बारे में आप लोगों को पता ही है कि बिहार भारत का पहला राज्य है जो इथेनॉल पॉलिसी लाया है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ उद्योग संकुल। संकुल कहने का मतलब है कि छोटे छोटे वहां पे उद्योग बना के एक संकुल क्षेत्र बना देना ताकि वो अन्य क्षेत्रों को भी पोषित कर सके और वहां पे एक उद्योग, एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में एस्टेब्लिश हो सके। तो प्रस्तावित कुछ उद्योग संकुल है जिसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो मखाना संकुल प्रस्तावित है कहाँ, सुपौल जिले में। सैनिटरी पैड संकुल प्रस्तावित है लोदीपुर, सबौर और भागलपुर में। अपरेल वस्त्र को कहते हैं अपरेल पार्क, ये कहाँ प्रस्तावित है, बिहटा में, पटना जिला में। लेदर गुड्स कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रस्तावित है, तो मुजफ्फरपुर में। इसके बाद बात करते हैं कुछ नीति पे जैसे बिहार सरकार ने लाया है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए। तो बात करते हैं बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की। तो इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है कृषि विभाग की बिहार बागवानी विकास समिति द्वारा। इसमें बेसिकली क्या है कि मखाना, फल, सब्जी, शहद, औषधि, सुगंधित पौधे, मक्का, चाय और बीज जैसे उद्योगों को प्रोत्साहन करना के लिए राशि प्रदान करना। इसके बाद एक और पॉलिसी लाया गया है ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। इसमें क्या है कि राज्य में जो ऑक्सीजन को उत्पादन बढ़ाना है, आपको पता है कि कोरोना के टाइम हम लोगों ने देख लिया है कि ऑक्सीजन की क्या उपयोगिता है। तो उस संदर्भ उसको ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन को उत्पादन बढ़ाना इसका लक्ष्य है।
और साथ ही इसके लिए जो विनिर्माण इकाइयों में निवेश को प्रोत्साहन देना है, इसको स्थानीय क्षमता तैयार करके कि ताकि यहाँ बिहार को ऐसे विषम परिस्थिति में ऑक्सीजन के लिए दिक्कत ना हो या किसी और अन्य राज्य पे निर्भर न रहना पड़े। अगला नीति की बात करें तो एक बिहार स्टार्टअप नीति 2017 है, यह भी देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि स्टार्टअप के लिए कई क्राइटेरिया के बीच में फंड प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि लोग अपना स्टार्टअप कर सके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लक्ष्य है उसका पूरा कर सके। इसके बाद बात करते हैं चीनी मिलों की। तो ऐसे बिहार में 11 चीनी मिलें थी, लेकिन 2020-21 में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 10 चीनी मिलें ही कार्यशील अवस्था में है। 11 चीनी मिलों में से 2020-21 में 10 चीनी मिलें ही कार्यशील अवस्था में है। चीनी का प्राप्ति दर जो 2020-21 में मेंशन है वो 10% है, 10% है। देश में जितना भी ईख पैदा होता है उसमें बिहार में जितना ईख पैदा होता है, बिहार का ईख का प्रतिशत देश में कितना है? 3.5% है। इसके अलावा चाय की उत्पादन बात करें जो मुख्य रूप से बिहार के किशनगंज जिला में होता है, तो कितना किया ये आर्थिक सर्वेक्षण में मेंशन है? 4000 टन। ये अध्याय 4 तक का डिस्कशन हो गया। इसके बाद अध्याय 5 से लेके अध्याय 13 तक के डिस्कशन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मेंशन होगा और एक्सप्लेन होगा, तो आप उससे हेल्प ले ले। इससे आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। धन्यवाद।